हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला लेकर आया हूँ। इस मामले में क्या होता है कि एक पत्नी जो है अपने पति पर अनेक झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है और उसका परिणाम ओवरऑल यह होता है कि पत्नी को ही सजा भुगतनी पड़ती है। इस मामले को देखेंगे, उसके बाद जो हम आपको समाधान बताऊंगा कि अगर कोई लड़की या महिला आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है तो आप कैसे जो है न्याय को हासिल कर सकते हैं और कौन से कानूनी उपाय हैं जो आपका साथ देंगे और आप अन्याय से बच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मामला क्या है। मामला जो है मद्रास हाईकोर्ट से संबंधित है। एक सूचना और, इस मामले में जो है मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य एजुकेशनल है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। जिस पति पत्नी की बात कर रहा हूँ उसको सिंबॉलिक रूप से दर्शाऊंगा, मिस्टर एक्स और मिसेज वाई के रूप में दर्शाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो का पर्पज एजुकेशनल है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं सिर्फ फैक्ट के आधार पर बात करूंगा और जो मेरे विचार है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखूंगा। तो चलिए चलते हैं, मामला क्या है। मामला है मिस्टर एक्स वर्सेज मिसेज वाई का। ठीक है, इन दोनों की शादी होती है 2009 में। 2009 में शादी होने के बाद इन दोनों के बीच कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होना शुरू होते हैं। मतभेद चलते रहते हैं, इसके साथ इनको एक बच्ची भी हो जाती है, डॉटर। और परिणाम यह होता है कि जितनी लंबी वैचारिक संघर्ष चलता है उसके साथ ही जो है तनाव भी परिवार में बढ़ने लगता है। और यह जो पत्नी है यह डिमांड करती है पति से कि जो उनकी प्रॉपर्टी को अलग करवा लीजिए, अपने माँ बाप से अलग हो जाइए। अपने पति को कहती है कि अपने माँ बाप से अलग हो जाइए, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अलग करवा लीजिए और मेरी आपके माँ बाप से नहीं बनती है, वगैरह वगैरह। तो पति कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जो उसके बाद पत्नी जो है उसको धमकी देती है, आत्महत्या की बात कहती है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आत्महत्या कर लोगी। और परिणाम यह होता है कि पति इस पूरे जो संघर्ष चल रहा था इसको झेल नहीं पाता है और अंत में जो है फैमिली कोर्ट में पहुंच जाता है तलाक की अर्जी लेकर। फैमिली कोर्ट में जो है तलाक की अर्जी लगाता है और कहता है कि मुझे तलाक चाहिए। इसके बाद जो है पत्नी के घर वाले आते हैं और पति को जो है बुरी तरीके से पीटते हैं, पति के परिवार को बुरी तरीके से पीटते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो पति के फादर हैं, यानी जो पत्नी का ससुर है, उसकी डेथ हो जाती है। और इसके परिणाम जो इसके बाद जो है मामला और बढ़ जाता है। इसके बाद फिर जो है ये पत्नी जो है मिसेज वाई, यह इस पर अपने पति पर अनेक पुलिस कंप्लेन करती है, अनेक झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है। उनके घर वालों के विरुद्ध भी मुकदमे दर्ज करवाती है कि उन्होंने उसको जो है उत्पीड़न किया है, उसके साथ मारपीट की है, सास हो ससुर हो सभी के खिलाफ। यही दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि मिस्टर एक्स भी पत्नी के घर वालों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज करवाता है और इसका परिणाम यह होता है कि मामला बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। अंत में परिणाम यह होता है कि फैमिली कोर्ट जो है डिवोर्स दे देती है, यानी इस मामले में तलाक दे देती है। अब जो है मिसेज वाई जो है इस तलाक को चैलेंज करती है हाई कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट में जाती है कि मुझे तलाक नहीं लेना, मुझे अपने पति के साथ रहना है। देखिए, भारतीय समाज में यह होता है कि लड़की जो है आत्मनिर्भर नहीं होती है, फाइनेंशियल आत्मनिर्भर नहीं होती है, वित्तीय आत्मनिर्भर नहीं होती है और वह दूसरों पर निर्भर होने के कारण ही उसको यह डर लगा रहता है कि शादी के बाद उसका कुछ नहीं होगा, समाज उसको गालियां देगा, समाज उसको ताने देगा। और इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पत्नी है, जो लड़की थी, इसकी बात भी ठीक थी, यह तलाक नहीं लेना चाहती थी क्योंकि एक बार तलाक होने के बाद हमारे समाज में दोबारा उस लड़की की शादी हो पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इस लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ठीक था, यह जो बात कह रही थी कि मुझे आपके साथ ही रहना है। लेकिन दूसरी अगर हम पति की ओर से भी देखें तो पति का एंगल भी ठीक था क्योंकि उसको भी जो है बहुत ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा था, वह मानसिक तनाव से गुजर रहा था। तो उसकी भी यहाँ पर उसका भी अधिकार बनता है अलग होने का। तो यहाँ पर यह जो मद्रास हाईकोर्ट में मामला गया, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले को अगर हम देखें गौर से, यह मामला इतना पेचीदा नहीं था जितना बना दिया है। इसमें जो है जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, जो वकीलों ने सहायता की है जिसमें लगवाने में, और वकीलों ने जो है अपनी फीस के चक्कर में एक दूसरे पर या उन लोगों पर भी मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। जैसे पति आया तो पति को बोला कि तुम इनके ऊपर भी करवा दो, पत्नी के भाई के ऊपर भी करवा दो, पत्नी के पिता के ऊपर भी करवा दो। अब जब पत्नी आई दूसरे वकील के पास, उस दूसरे वकील ने बोला तुम सास पर भी कर दो, ससुर पर भी कर दो मुकदमा। तो ऐसे ज्यादा मुकदमेबाजी हो गई। फिर मद्रास हाईकोर्ट ने देखा कि चूंकि हमला भी हुआ है पति के ऊपर और यह एक तरीके से क्रूरता है पति के ऊपर, उसके ऊपर अत्याचार है कि उसके पिता की भी मृत्यु हो गई उस हमले में, और उसके बावजूद भी पत्नी को उसके साथ रहने के लिए मजबूर करना कहीं ना कहीं जो है उसके जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन होगा। अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो यहाँ पर अगर हम पत्नी को उसके साथ रहने के लिए बाध्य करते हैं इन चीज़ों के बावजूद भी, तो उसके जो पति है उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, जो सभी को जो दैहिक स्वतंत्रता देता है। हालांकि शादी के बाद अधिकार पूर्णतः नहीं रहते हैं, उनमें दोनों के जो है सामंजस्य होता है पति पत्नी का। लेकिन इस मामले में देखें तो जो रिश्ता पहले ही टूट चुका है, जिसमें इतनी खामियां आ चुकी हैं, उसको फिर दोबारा रिपेयर करने की सोचना कहीं ना कहीं दोनों के लिए घातक होगी ये चीज़। और यही माननीय जो है उच्च न्यायालय ने सोचा है कि रिश्ता जो है रिपेयर से बाहर हो चुका है, अब इसको जो है रिपेयर नहीं किया जा सकता, यानी सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ये घटना हो गई, जो इनकी मृत्यु हो गई इनके फादर की, ये कोई आम बात नहीं, इसको सुधारा नहीं जा सकता। तो माननीय जो उच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो डिवोर्स है यह सही है और यहाँ पर तलाक को खारिज नहीं किया जाएगा। अब जो है साथ में इनकी बेटी से संबंधित जो फैमिली ट्रायल ने भी एक ऑर्डर पास किया था कि जो ये पिता हैं ये अपनी बेटी के एजुकेशन से संबंधित और उनके भरण पोषण से संबंधित खर्चा हर महीने चुकाएंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि वो पॉइंट भी ठीक है, हर महीने जो है उसका पिता खर्चा देगा। जो इनकी बेटी थी मिस्टर एक्स और वाई की, तो इसका खर्चा एक्स हर महीने देगा उनके गुजारे भत्ते से संबंधित। अब यहाँ पर सजा किसको मिली है? सजा मिली है पत्नी को ही, क्योंकि अब वह अकेली हो गई। और भारतीय समाज का आपको पता ही है, अगर तलाक हो जाता है तो उसके बाद क्या महिलाओं पर गुजरती है। अगर यह
आप पहले आत्मनिर्भर होते, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होते, उसके बाद अगर तलाक के लिए यह कदम उठाते या एक्स के साथ जो इसने बातचीत की, जो डिस्प्यूट किया वो बाद में करती, तो कहीं ना कहीं इसके फेवर में ज़्यादा बात जाती। अब जो है ये दोनों तरफ से जो है बहुत समस्याओं का सामना इसको करना पड़ेगा। अब आते हैं, अगर कोई महिला या लड़की झूठा केस लगाए तो उस मामले में आपके पास कौन से कानूनी उपाय हैं, उन पर भी जरा ध्यान दे लेते हैं। देखिए, आपके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 3 ऐसी धाराएं हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 3 ऐसी धाराएं। पहली धारा है 528। इसके तहत जो आप हाई कोर्ट में जाकर बीएनएसएस की धारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में जाकर आप सीधे एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर झूठी एफआईआर करवाई गई है या झूठा मुकदमा करवाया गया है, आप वहां थे नहीं, या ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसे साबित किया जा सके, या आप साबित कर देते हैं कि ये झूठी एफआईआर है, तो माननीय जो उच्च न्यायालय है वो उस एफआईआर को रद्द कर देगा। ये माननीय उच्च न्यायालय की शक्ति है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अधीन है। अब अगर मान लीजिए यहां पर काम नहीं बनता है, धारा 528 के तहत आपकी एफआईआर रद्द नहीं होती है और आपकी एफआईआर आगे जो है प्रोसीजर में चढ़ जाती है या ट्रायल के लिए शुरू हो जाता है मामला, तो 24 घंटे में आपको पता है कि एफआईआर होने के बाद जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो उसके संबंध में अगर अपराध गंभीर है तो आपको अरेस्ट भी करेंगे। तो अरेस्ट से बचने के लिए आप एक और उपाय अपना सकते हैं। धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सेशन कोर्ट में जो है अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अग्रिम जमानत मिल जाती है तो यहाँ पर फिर अरेस्ट होने की बात ही नहीं होती। ठीक है, अरेस्ट आपको फिर नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर यह भी नहीं अपना काम आता है हथियार, तो तीसरा साधन है धारा 480। इसके तहत जो है आप, जब आपके एफआईआर के बाद ट्रायल होता है तो मजिस्ट्रेट के सामने से पेश किया जाता है, तो उसी टाइम जो आप मजिस्ट्रेट को जमानत के लिए कह सकते हैं, तो वहां पर आपको जमानत मिल जाएगी अगर अपराध ज्यादा गंभीर नहीं है। तो ये 3 साधन थे। अब इससे संबंध में जो है, जो ये वकीलों वाली बात मैंने बताई थी, उस पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो जो वकीलों ने इस मामले में ज्यादा आग में घी डालने का काम किया है, तो वकीलों के संबंध में भी माननीय जो उच्च न्यायालय ने कहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और पुडुचेरी और जो तमिलनाडु की जो बार काउंसिल है उनको भी कहा है कि इसके संबंध में जो आप वैवाहिक मामले हैं और उनके जो उन मामलों को जो वकील हैंडल करते हैं, उनके संबंध में आप कुछ डायरेक्शन बनाइए, मतलब कुछ निर्देशिकाएं जारी कीजिए, ताकि जो यहाँ पर ये हमने मामला देखने को, ये जो मामला हमें देखने को मिला है, ये हमें देखने को ना मिले। इसके संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो वकील हैं उनका यह काम होना चाहिए, अगर कोई ऐसा मामला आता है तलाक से संबंधित, तो उनको यह देखना चाहिए कि पहले की तलाक जरूरी है या नहीं है। एक मामला ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी बात होती है, उसमें अगर थोड़ा सा काउंसलिंग की जाए, थोड़ा समझाया जाए, तो मामला वहीं पर निपट सकता है। तो वकील को मामले को निपटाने का, उनके बीच समझौता करवाने का पहला प्रयास करना है। उसके बाद अगर समझौता नहीं होता है और लगता है कि इनको काउंसलिंग की जरूरत है, तो काउंसलिंग करवाना जरूरी है। और तीसरी बात, वकीलों को जो अपने प्रोफेशन के जो एथिकल स्टैंडर्ड हैं, उनको जो है उनका पालन करना जरूरी है, अपने प्रोफेशन के एथिकल स्टैंडर्ड का। जैसे अगर कोई यह बात लेकर आता है कि मुझे उनको फंसाना है, कोई झूठा मुकदमा करने के लिए आता है या कहता है कि आप इन पर झूठा मुकदमा कर दीजिए, तो वकील को उसे मना कर देना है और स्वयं भी ऐसा काम नहीं करना है। तो ये कुछ 3-4 चीजें माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले से, इसके संबंध में बताई है। बाकी मैंने मामला आपको पूरा समझा दिया है। और जो ये मिस्टर एक्स वर्सेस वाई का मामला था, एक मैं अपना यहाँ पर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहूंगा कि लड़कियों को या जितनी भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, उनको पहले ये प्रयास करना है कि सेल्फ जो है आत्मनिर्भर होना है, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हैं तो शादी के बाद भले ही आपका तलाक हो जाए, कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, लेकिन जहां पर यहाँ अगर हम इसको देखें, इस महिला को देखें, मिसेज वाई को देखें, अब इसका तलाक हो चुका है, तो अब इनको बहुत समस्या आएंगी, क्योंकि ये जो है वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। दूसरी बात है कि आपको शादी के बाद जो है कम से कम 3 से 4 साल तक बच्चे की प्लानिंग मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 3 से 4 साल तक में आपको पता चल जाता है सामने वाले के विचार क्या हैं। अगर आपके विचार नहीं मिलते हैं, डिस्प्यूट होता है, तो वहीं से तलाक लेना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि उसके बाद बच्चे होने के बाद फिर तलाक में बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। और आगे भी जो है, अगर बच्चे होने के बाद तलाक होता, तो जो लड़की का वैवाहिक संबंध है आगे का, वो लगभग समाप्त हो जाता है, अगर हम भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। ठीक है, क्योंकि भारतीय समाज एक अलग दृष्टि से देखता है ऐसे मामले को। ये कोई उदारवादी, ज्यादा उदारवादी समाज नहीं, हम सभी इस बात से परिचित हैं। तो ये 2 चीजें लड़कियों को भी, जितनी भी मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं, उनके 2 चीजें अपनानी चाहिए। पहले आप जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, दूसरा जो शादी के बाद कम से कम 3 साल का जो आपको वेट करना चाहिए बच्चे की प्लानिंग के लिए। ठीक है, और जो लड़कों से संबंधित है, अगर महिलाएं उन पर झूठा केस लगाएं, लड़की झूठा केस लगाए, तो मैंने 3 धाराएं बता दी हैं। ये 3 साधन हैं जो आपकी सहायता करेंगे। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक और कमेंट भी करके जाइएगा। बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। बाकी मेरे चैनल पर और अन्य लेक्चर भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लगभग 10 घंटे की वीडियो है, जिसमें मैंने लगातार 10 घंटे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ाया है। इसके बाद जो आईपीसी सीआरपीसी भी हैं, करवाई हुई हैं। हालांकि अब नई जो है चीज़ें आ गई हैं, नए कानून आ गए हैं, बीएनएस आ गया, बीएनएसएस आ गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ वही है। तो आप अगर उन वीडियो को देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो फिर मिलते हैं, चलिए अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।